हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है। और सत्या भाई हो जाएं या संदीप भाई हो जाए, मैंने इनके मुंह से कई बार इस ट्रेन का नाम सुना है। पुष्पक एक्सप्रेस ये बताते हैं, जो चलती है मुंबई से लखनऊ के बीच। और सत्या भाई ने तो यहाँ तक कहा था कि ये इस रूट की सबसे ज़बरदस्त गाड़ी है, ये इस रूट की सबसे मसरूफ़ तरीन गाड़ी है और ये बहुत ज़्यादा पैक चलती है। तो ऐसे में आज ही, यानी कि आप तो पता नहीं ये वीडियो कब देखेंगे, लेकिन ये संदीप भाई के चैनल की सबसे रीसेंट वीडियो है जो पुष्पक एक्सप्रेस है, जो आज हम देखने जा रहे हैं। तो इस ट्रेन को देखने के लिए मैं भी अच्छा खासा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस ट्रेन की बड़ी तारीफ़ें सुन रखी हैं इन्हीं रेल ब्रोकर हज़रात से। तो बिला तक इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। तो सुबह करीब 7:30 बजे का वक्त हुआ है और मैं फ़िलहाल हूँ मुंबई CSMT रेलवे स्टेशन पे। और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ एक लेजेंडरी ट्रेन में, जिसका ट्रेन नंबर है 12534, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस में। अच्छा, पुष्पक नहीं, ठीक है। ये कि CMST में भी अभी ये एल को देखने को मिलते हैं, लेकिन इस ट्रेन को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इसका बड़ा नाम सुना है सत्या भाई और संदीप भाई की ज़ुबानी। ये एक बेहतरीन कनेक्टिविटी है लखनऊ मुंबई के बीच। और सत्या भाई ने तो ये भी कहा था कि बहुत पैक जाती है। पे लगाया जो कि बाकी इसका डिपार्चर 8:25 पे। और दुख की बात ये है कि मैंने फिर से साइड लोअर ऑप्ट किया था सेकेंड AC में, पर मुझे मिला साइड अपर सीट। हालांकि साइड अपर जो है वो तो गंदा लगता ही है, और 2AC में अपर भी ठीक है, लेकिन साइड अपर जो है ना वो किसी लायक नहीं होता। मतलब सबसे ख़राब सीट जो होती है 2AC में वो साइड अपर होती है। बाकी जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि पुष्पक एक्सप्रेस जो है इस रूट पर चलने वाली सबसे तेज़ गाड़ी है, जो कि 22 घंटे 45 मिनट का वक्त लेती है। हालांकि अन्य गाड़ियाँ जो हैं वो 23 घंटे और 24 घंटे 25 घंटे 30 घंटे ऐसे लेती हैं। बाकी सबसे कम समय पुष्पक एक्सप्रेस ही लेती है इस रूट पे। हालांकि LTT सुल्तानपुर भी फास्ट ट्रेन है इस रूट पे, लेकिन उससे ये ट्रेन करीब 10 मिनट और तेज़ चलती है। तो चलो ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल ही है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे देखा जाए ऑन पेपर तो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मुंबई लखनऊ के बीच में ये पुष्पक एक्सप्रेस ही है। सुल्तानपुर फिर लखनऊ का कोई स्टेशन होगा फिलहाल तो जिस तरह LTT मुंबई का। पता है मुझे कि ये तो भरने वाली है सारी। तो 8:25 का डिपार्चर था, पर ट्रेन अभी डिपार्चर ले रही है 8:40 पे। तो यहीं पे अराउंड 15 मिनट ट्रेन लेट हो चुकी है। और 22 घंटे की मुसाफत है, बल्कि तकरीबन 23 घंटे की, तो निकल ही जाएगा ये फ़र्क। ये अच्छा है कि तो बहुत पूरा दिन अभी पड़ा है। डिपार्चर हुआ है पुष्पक एक्सप्रेस का, और जल्द ही ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में चलने को तैयार है। अब देखते हैं बीच में ये पुणे की तरफ निकलते हैं या इधर दूसरे वाले रास्ते में, वडोदरा सूरत वाली साइड पे। वैसे थोड़ी अफसोस की बात ज़रूर से है कि साइड लोअर सीट जो है वो नहीं मिली मुझे। हालांकि ये वाली सीट भी अगर मिलती तो काफ़ी बढ़िया होता। बाकी हाँ, कल्याण तक ये वाली सीट खाली है, और उसके बाद से 23 नंबर सीट एक और है साइड लोअर, जो कि भोपाल तक खाली है। अब भोपाल तक खाली तब तक रहेगी अगर कोई करंट में टिकट बुक ना कर लिया। अगर करंट में कोई टिकट बुक कर लिया तो मतलब ये है कि अगर किसी ने करंट में टिकट बुक नहीं किया ना, तो भोपाल तक वो वाली सीट जो है वो खाली जाएगी, और आराम से रात के 9 बजे तक मैं साइड लोअर में जर्नी कर सकता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो। मैं भी यही कहने था कि भोपाल आते आते तो वैसे ही रात हो जानी है। और
फाइनली पहुंच रहे हैं कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन और कितनी भीड़ है यहाँ पे आप देखो। काफ़ी लोग यहाँ से ट्रेन में ऑन बोर्ड होने वाले, ये तो पता चल गया मुझे। ये जाएगी फिर रतलाम, ये देखो, 40 ये गाँव मेरे ख्याल जो से डेक्कन क्वीन लग रही है। क्या खूबसूरत अराइवल मिल गया इसका। बाकी हाँ, मुंबई से यहाँ भी पुणे के काफ़ी बीच। लोग ऑन बोर्ड हो रहे हैं ट्रेन में। और बैग लेकर के बाहर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस ट्रेन में बहुत चोरियाँ होती हैं और पहले ही दोस्तों ने इन्फॉर्म कर दिया था कि भैया इसमें चोरियाँ बहुत होती हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान जाना आप। तो नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेन में मैं निकल जाता हूँ और बैग छोड़ देता हूँ सीट पे ही, लेकिन इस ट्रेन में थोड़ा सावधानी जो है वो बरतना पड़ेगा मुझे, क्योंकि चोरी बहुत होती है इसलिए। और अगर बात करूँ मैं कल्याण की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन इधर से हमारे यानी कि ये थाने वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ से निकलती है सीधा पुणे की तरफ, और एक तरफ जाने वाले हैं यानी कि इगतपुरी होते हुए मनमाड की तरफ। तो कसारा घाट जो है वो देखने को मिलेगा हमें इस रूट पे। बाकी हाँ, जो पुणे का जो सेक्शन है ना, वो भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है। और थोड़ा दुख इस बात का है कि मुंबई आया और इस वाले रूट पर सफ़र नहीं कर पाया अभी तक मैं, लेकिन जल्दी कोशिश करूँगा कि मानसून ख़त्म होने से पहले इस रूट पे एक बार सफ़र कर लूँ मैं। तो चलो, जिस सीट पे मनमाड वही जहाँ पे थम्स अप वाला है चुका है पहाड़, तो ये सीट तो अब गई। बाकी डिपार्चर के बाद देखते हैं कि कौन सी सीट खाली है साइड लोअर, जहाँ पे मैं बैठ करके जर्नी अपनी कर सकता हूँ। चलिए, सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट की ट्रेन रुकी और डिपार्चर हो गया अपने यहाँ से। ये अब अकेले सफ़र कर रहे हैं तो इसलिए ये परेशानी भी है सामान की हिफाजत वाली। तो ये लाइन निकल जाती है पुणे की तरफ और हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है इगतपुरी होते हुए मनमाड की तरफ। ये फिर आगे जाएगी लोनावला, करजत, और पिछले जो पुणे कुछ जाती दिनों है। में मुंबई में इतनी भारी बारिश हुई है कि नदियाँ बिल्कुल अपने उफान पे चल रही हैं। बारिशें तो इस बार इधर भी अच्छी हुई हैं। कालू रिवर, क्या बढ़िया काले बादल छाए हुए हैं हर तरफ, और ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत ही तेज़ बारिश जो है वो होने वाली है। और कुछ ही देर में महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। महानगरी एक्सप्रेस के बाद सेंट्रल रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस के साथ अपनी हो जाती है। किंग राजधानी पेंटा 2 यानी कि 5 बार 2 2 2 2, ये बड़ा ज़बरदस्त है यार। और यार राजधानी की क्या बात है। भी किसी भी वक्त अभी क्रॉस होती होगी। और भारी बारिश के बाद क्या लैंडस्केप बदल जाता है, बिल्कुल चारों तरफ ग्रीनरी जो है वो देखने को मिलती है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सेक्शन ये। बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है, बड़ा मुख्तलिफ सा लग रहा है ये। और ये है हावड़ा मुंबई मेल और फाइनली पहुंच रहे हैं हम कसारा रेलवे स्टेशन। और यहाँ हावड़ा पे मुंबई की भी कोई ट्रेन का जर्नी halt देखेंगे। होने वाला है, क्योंकि जो बैंकर्स है ना वो यहाँ पे लगाए जाएंगे पीछे की तरफ, और लोकोमोटिव जो है वो लगाए जाएंगे, क्योंकि आगे जो है कसारा घाट सेक्शन पे इन बैंकर्स लोकोमोटिव की ज़रूरत पड़ने वाली है।
अच्छा, उधर खंडाला घाट मुंबई पुणे तो यहाँ और इधर कसारा। मुझे रुकने वाली है, कम से कम 10 मिनट तो आराम से रुकने वाली है। आगे जो घाट सेक्शन है यानी कसारा घाट सेक्शन है, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार दिखाया हुआ है और इस बार भी मतलब दिखाऊंगा मैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा घाट सेक्शन आपको दिखाने में ही टाइम लगा दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर कुछ अच्छा देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा मतलब मौसम और अच्छा आता है ना, तो ही मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा। अदरवाइज़ नॉर्मल हल्का फुल्का शॉर्ट जो है वो लगा दूंगा, आप देख लेना घाट सेक्शन को। पर उम्मीद तो है कि थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाए सेक्शन ये। चलिए, फिर इतना लंबा सफ़र है। डिपार्चर हो गया कसारा से। घाट सेक्शन की तो फिर डेडिकेटेड वीडियो देखनी पड़ती है मुंबई पुणे के बीच या इधर कसारा। ये देखो सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है और सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12168 बनारस मुंबई एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फ्लो है यार आज ट्रेनों का, आज तो भाई बड़ी आमदोरफ्त है। चलिए अब आज मैं तो अपनी थोड़ा दिल्ली लाइन लग रही है ये। हूँ और आप इंजॉय करिए इस खूबसूरत कसारा घाट सेक्शन को। और ये है कैच साइडिंग, मतलब होता ये है कि मेन लाइन में थोड़ा सा अलग इसको बनाया जाता है। अगर कोई ट्रेन का ब्रेक फेल होता है, कुछ भी इमरजेंसी होती है, तो वहाँ पे ट्रेन जाके रुक सकती है। और सच में बारिश के बाद ये जो कसारा घाट सेक्शन है ना, वो अलग ही खूबसूरत लगता है। महाराष्ट्र सारा ही बहुत खूबसूरत हो जाता है इन 2-3 माह में। मुंबई पुणे घाट सेक्शन ज़्यादा खूबसूरत है, खंडाला घाट। और जैसे ही घाट सेक्शन ख़त्म होता है, पहला स्टेशन आता है इगतपुरी। यहाँ की इडली बड़ी मशहूर है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं इगतपुरी रेलवे स्टेशन। और यहाँ बढ़िया वड़ा पाव जो वो मैंने लिया, यहाँ का फेमस है, मतलब वड़ा पाव यहाँ का अच्छा होता है। हालांकि कॉफ़ी भी यहाँ काफ़ी बढ़िया होती है, लेकिन यार कॉफ़ी जो देखने को मिली नहीं मुझे। यहाँ पे जो बैंकर्स है वो हो जाएंगे अटैच, और इसके बाद हमारी ट्रेन अब यहाँ से बिल्कुल अपनी सीमित रफ्तार में जो है वो चलेगी। हालांकि इसके बाद भी रफ्तार जो है वो कमी होने वाली है। चलिए, कॉफ़ी की शॉप वहाँ पे थी, देख नहीं पाया मैं लास्ट मोमेंट पे, और डिपार्चर हो गया अपना। इगतपुर के जो वड़ा पाव है ना, वो तो वाकई बढ़िया होते हैं। और अगर अब यहाँ पे कॉफ़ी आपको मिल जाती है, मतलब मिल जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको, तो कॉफ़ी ज़रूर जब यहाँ का पीना, कॉफ़ी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया होती है। और ये सीट पे अभी कोई है नहीं, ये है 23 नंबर साइड और सीट, यहाँ पे कोई है नहीं। और यहाँ पे जो बोर्डिंग होने वाली है वो 5 होने वाली है, बस कोई और यहाँ पे ना आ जाए उससे पहले, तो आराम से यहाँ पे जर्नी जो है वो कर सकता हूँ। कम से कम भोपाल तक रात के 9 बजे तक भी जर्नी हो गई ना यहाँ पे, तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर सोना ही रहेगा। तो आराम से साइड पर सीट पे सो सकते हैं।
इंटीरियर भी शानदार है यार। चलिए, काफ़ी देर से बैठे लेकिन हुए हैं स्लीपर और वंदे भारत पहुंचने जैसा नहीं। वाले हैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन, और वहाँ ट्रेन काफ़ी देर रुकने वाली है। अच्छा, ये देखो, ये रिवर कोई क्रॉस हो रही है, देववली कुछ करके रिवर होती। बताओ, नॉर्मल डेज़ में पूरा जो है ना सूखा होता है, लेकिन अभी देखो छोटी छोटी जो नदी हैं उनमें पानी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। मतलब अच्छी खासी बारिश जो है वो हुई है। चलो फिलहाल अराइवल हो रहा है अपना नासिक रोड पे, वो देख लेते हैं। समरसता एक्सप्रेस, शालीमार लोकमान्य तिलक। यार, इस ट्रेन का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मतलब मैं देख भी रहा हूँ यही उसको, कहने लगा समरसता था। एक्सप्रेस, नाम बहुत ही अच्छा है। चलिए, क्यों, क्या मतलब है इस नाम ये का? भी हो चुका है, और मौसम सच में बहुत ही बढ़िया हो रखा है। अगर ऐसा ही मौसम रहा ना तो वाकई बहुत मज़ा आएगा। शालीमार मतलब कलकत्ता, ये मिर्ग की गाड़ी है। अभी जो साइडों पर बैठा हुआ था भैया लोग बैठ गए, और पता नहीं वो लोग वैसे ही बैठ गए बस। अच्छा, लंच का ऑर्डर मैंने दे दिया है, लंच का ऑर्डर मैंने दे दिया, बस देखने के लिए कि इस ट्रेन का लंच है वो कैसा होता है। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सोच रहा हूँ कि जब ये ट्रेन इतनी प्रचलित है ही तो उसका सब कुछ जो है वो रिव्यू करता हूँ कि कैसा है। अब सीधे इसके बाद हमारा हॉल्ट होने वाला है मनमाड पे। अब देखते हैं कि मनमाड से कौन सी जो है वो बनने वाली है। वैसे जिसमें ये जाते हैं ना राजधानी की फर्स्ट एसी में, वो उसके अपने ही मज़े हैं, वहाँ नहीं कोई आरा गहरा आता। सीधे बैठा हुआ था, ये कभी और छोड़नी दूर से पड़ती ही है सीट हमसे कभी। फिर दिख जाता है, और इसका मतलब ये हो जाता है कि जल्दी हमारी ट्रेन मनमाड जंक्शन पहुंचने वाली है। रामेश्वरम ओखा, मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज। तो मनमाड अभी मेरे कोच में काफ़ी लोग गए अंदर, तो मेरे ख्याल से जो एक लोअर सीट बची थी वो भी यहाँ से जाने वाली है। बाकी वैसे अगर बात करूँ मनमाड पहुँचने के सही समय की, तो 12:33 का वक्त था यहाँ पहुँचने का, लेकिन ट्रेन यहाँ 20 मिनट लेट पहुँची। हालांकि 20 मिनट लेट ट्रेन वहीं से निकली थी CSMT से, और तब से ट्रेन उतनी ही लेट चल रही है। बाकी बात करूँ मनमाड की, तो यहाँ से जो डॉन्ट की लाइन है वो अलग हो जाती है, और साथ ही साथ एक लाइन इधर हम जाने वाले हैं यानी कि जलगांव की तरफ, और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि मुंबई की तरफ से। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ की मिलती है, और इसलिए मनमाड एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अगर बात करूँ उस ट्रेन की, तो ये है रामेश्वरम ओखा एक्सप्रेस, और ये ट्रेन जो है ये भी काफ़ी प्रचलित ट्रेन है, काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। अनरिजर्व कोच की अगर बात करूँ, देखो तो बिल्कुल भीड़ तो नहीं लग रही, मतलब आराम से लोग बैठे हुए हैं, बहुत रश तो नहीं दिखा मुझे यहाँ पे। और वैसे ही अच्छा, रामेश्वरम वही तमिलनाडु में देखो किनारे पे। वहाँ से ट्रेन जो है वो वापस से सूरत की तरफ मुड़ेगी, और हमारी ट्रेन जो है वो अब सीधे यहाँ से निकलेगी जलगांव को स्किप करते हुए भूसावल की तरफ। तो कोई हॉल्ट नहीं होने वाला है हमारा बीच में। और एक और चीज़ है कि मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, और अगर बारिश होती है ट्रिप के दौरान ना तो अच्छा रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब देखते हैं रूट तो फिर बहुत मिलता जुलता है दिल्ली से। इन दोनों ही ट्रेन में से किसको पहले डिपार्चर मिलता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी ट्रेन को पहले छोड़ा जाएगा, और ये ट्रेन जो है वो बाद में निकलेगी। चलिए, जैसी उम्मीद थी पहले हमारी ट्रेन को डिपार्चर मिला है यहाँ से। तो ये जो थाली है ये मैंने ट्रेन पे मंगा लिया था, बस टेस्ट करने के लिए कैसा है उस दिन खाना। बाकी देखो ये चीज़ मिल जाती है, राइस मिल जाता है, दाल है, चपाती जो कुछ ऐसे दिया गया। अब ये लंच देख करके तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर मैं दिखाऊं तो रोटियां बिल्कुल रूखी सूखी थी, और उसके बाद से अगर इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूँगा तो बहुत मेहनत लगी तोड़ने में। और नॉर्मली अगर बात करूँ टेस्ट की, तो टेस्ट ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था, थोड़ा सा खट्टापन था सब्ज़ी में, मतलब अजीब तरीके से सब्ज़ी बनी हुई थी, और बहुत ही ऑयली सब्ज़ी थी। हालांकि अब ट्रेन में आप अच्छे खाने की उम्मीद तो नहीं कर सकते, कुछ ही ट्रेन में आप अच्छा खाना जो है वो उम्मीद कर सकते हो। तो दोपहर के 2 बजे का वक्त हुआ है, और हमारी ट्रेन बहुत ही जल्दी पहुंचने वाली है जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। हालांकि जलगांव पे अपना हॉल्ट नहीं है, उसको हम स्किप करने वाले हैं, लेकिन हाँ, जलगांव से बस कुछ ही दूरी पे भूसावल आता है, और भूसावल पे अपना हॉल्ट होने वाला है।
लेकिन उससे पहले जलगांव का स्किप देख लेते हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन आ रही है सूरत की तरफ से, और इसीलिए जलगांव एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और करीब 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में जलगांव जंक्शन को स्किप कर रहे हैं हम। पूरी गांधी धाम। भूसावल से भी काफ़ी बोर्डिंग होने वाली है। रूट की ज़बरदस्त गाड़ी है, तो स्टेशन कोई भी अच्छा, इस एरिया में ऐसा केले का नहीं जहाँ बहुत पे उत्पादन होता है, इसलिए आपको लगभग सारे स्टेशन पे ना अच्छी तादाद में आपको केले देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, यहाँ भी हर तरफ आपको केले जो है वो देखने को मिलेंगे। केले शहर की पहचान है। तो दोपहर करीब 3:05 का वक्त हुआ है और फाइनली पहुंच चुके हैं भूसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी अगर बात करूं भूसावल की, तो ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है और सेंट्रल रेलवेज़ का तो बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है ये, डिविजनल हेडक्वार्टर है ये। और अगर बात करूं जंक्शन क्यों है, तो यहाँ से जो नागपुर की लाइन है वो अलग हो जाती है और यहाँ से खंडवा और इटारसी की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। मतलब इटारसी आप वाया नागपुर होते हुए और वाया खंडवा होते हुए पहुँच सकते हैं यहाँ से। तो ये एक लाइन हो गई। बाकी एक लाइन जैसे हम आ रहे हैं, यानी कि जलगांव और ये मुंबई वाली लाइन। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अगर बात करें भूसावल की ना, तो आपने देखा कि यहाँ पे आज तक बहुत ज़्यादा केले का प्रोडक्शन होता है और यहाँ से मतलब सिर्फ भूसावल नहीं बल्कि जलगांव और ये पूरा जो एरिया है ना, यहाँ केले का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और यहाँ से केले देश के अन्य भागों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और एक चीज़ और है कि ट्रेन करीब 25 मिनट लेट चल रही थी, लेकिन यहाँ आते आते ऑलमोस्ट ट्रेन ने कुछ कवर कर लिया है। यहाँ आते आते सिर्फ ट्रेन 10 मिनट की देरी से पहुँची। हालाँकि होम सिग्नल पे ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच गई थी। प्लेटफॉर्म पर आते आते ट्रेन 10 मिनट लेट हो गई है। बाकी जो इतना लेट तो चलता है और मुझे लगता है कि आगे और जो है वो ट्रेन कवर कर लेगी और आगे फर्दर जो भी स्टेशन है वहाँ ऑन टाइम पहुँचेगी। देखो यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, पानी नहीं आ रहा है शायद इसलिए वहाँ कोई दिक्कत आई है। अच्छा, A2 कोच में फ्लश की दिक्कत आ रही थी, इसलिए यहाँ पे कुछ मोटर में कुछ तो दिक्कत वो आ रही थी, उसको ठीक किया जा रहा था। लोकोमोटिव भी अच्छा खासा बेचारा मैला हो चुका है। भूसावल के पास कितने सारे WP4 लोकोमोटिव्स हैं और अफसोस की बात यह है कि अब आने वाले दिनों में इनका भी समय समाप्त होने वाला है। एक तो ये बात मैं डीजल लोकोमोटिव के लिए बोलता था, लेकिन अब ये बात जो है ये WP4 के लिए भी बोलना अब तो लाजमी सा हो गया कि अब जब से गुजरा हुआ केक बनता जा रहा है ना, जितने ये पावरफुल जितने अच्छे हैं, वैप4 भी एक ज़माने में थे, लेकिन अब मतलब इनका समय जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। और इसीलिए देखो तो 30 साल राज किया है इन्होंने। बहुत सारे जो WP4 लोकोमोटिव्स हैं वो आपको भूसावल शेड पे रेस्ट करते हुए नज़र आएंगे। बिल्कुल इनके पास काम की कमी हो चुकी है। ये तो जिस तरह बैग 7 लगा होता है कार सेक्टर 3 थी। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन निकलती है नागपुर की तरफ। इस लाइन से भी हमारी ट्रेन इटारसी पहुंच सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम खंडवा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही भूसावल से डिपार्चर होता है, तुरंत तापी नदी देखने को मिलती है। नॉर्मल डेज़ में बिल्कुल सूखी हुई नदी होती है, लेकिन आप बारिश के बाद देखो कितना ज़्यादा पानी है इस नदी में।
चलिए फाइनली इतने बढ़िया मौसम, अच्छा मौसम तो बढ़िया है, मतलब धूप छाँव का खेल जो है वो चल रहा है, हल्की हल्की बारिश भी देखने को मिली और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है खंडवा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ डिपार्चर हो रहा है जयनगर एलटीटी पवन एक्सप्रेस का। तो बढ़िया शाम ढल चुकी है, मतलब शाम क्या ढली, मतलब सूरज निकला ही नहीं, तो ढलने वाली बात तो है नहीं, सूरज बादलों के पीछे ही छुपा रहा थ्रू द जर्नी। बाकी ये हल्के हल्के बादल जो है वो थ्रू द जर्नी देखने को मिल रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी देखने को मिली खंडवा से पहले। और बाकी बात करूँ अगर मैं खंडवा की, तो खंडवा पहुंचने का जो सही समय था वो था 5:02, पर हमारी ट्रेन पहुंची है यहाँ पे करीब 8 मिनट की देरी से। अब 80 मिनट की देरी से अच्छा है कि ट्रेन 8 मिनट की देरी से पहुँची है। बाकी और बात करूँ अगर मैं खंडवा की, तो खंडवा जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और अभी जब हम एमपी में एंटर हुए ना, तो ये बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है उस हिसाब से देखा है तो। और यहाँ से जो अकोला की लाइन है वो अलग हो जाती है, जो इंदौर की लाइन है वो यहाँ से अलग हो जाती है। अब देखो इंदौर से याद आया मुझे कि एक ज़माने में ये पूरा इंदौर से पूरा नजीमाबाद तक ना, हैदराबाद तक आप समझ जाओ, ये पूरा जो था ये मीटर गेज का सेक्शन था, और बड़ी फेमस ट्रेनें यहाँ चलती थी। मीनाक्षी एक्सप्रेस का नाम तो आपने सुना ही होगा। उस ज़माने में वो ट्रेन इस रूट से चलती थी, बिल्कुल ये मीटर गेज का साम्राज्य हुआ करता था उस ज़माने में। अब तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, ब्रॉड गेज हर जगह हो चुका है। अब यहाँ से बताओ, इतना बढ़िया मौसम था, ट्रेन को थोड़ा और यहाँ पे रुकना चाहिए था। सिर्फ 2 मिनट ट्रेन यहाँ रुकी होगी और डिपार्चर हो गया अपना। एक ज़माने में ना यहाँ से मीटर गेज का साम्राज्य हुआ करता था। वैसे यहाँ से अभी सनाबाद के लिए ब्रॉड गेज की ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो चुकी हैं, और आने वाले दिनों में ये जो ब्रॉड गेज का सेक्शन है यहाँ सीधा आपको महू तक मिलने वाला है। महू यानी कि डॉक्टर अंबेडकर नगर तक मिलने वाला है, इंदौर के पास का स्टेशन। तो ये पूरी लाइन जो है वो अब ब्रॉड गेज में हो जाएगी। अंबेडकर वही जिन्होंने इंडिया का आइन लिखने में काफ़ी काम किया, पहले वज़ीर कानून। और खंडवा के बाद अब सीधा अपना हॉल्ट होने वाला है इटारसी में। और मैं सोच रहा हूँ कि इटारसी में अब जैसे ट्रेन का खाना तो मैंने देख लिया, ट्रेन का खाना उतना अच्छा है नहीं, मज़ा नहीं आया मुझे, तो सोच रहा हूँ इटारसी में एक फेमस रेस्टोरेंट है नीलम करके, खाना बहुत ही बढ़िया मिलता है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा क्वालिटी होता है उनका। तो वहाँ से मैं थाली जो है वो ऑर्डर करने का सोच रहा हूँ। और अभी इटारसी पहुँचने में टाइम है करीब 7:30 बजे हम पहुँचेंगे, तो बिल्कुल डिनर वाले टाइम पहुँचने वाले हैं, तो वो चीज़ सही रहेगी। अच्छा ये तो मऊ एलटीटी लग रही है, मऊ लोकमान्य तिलक। बताओ यार आज तो सारे नाम से नए नए सुनने को मिल रहे हैं। इतना अंधेरा जो है वो कुछ हो गया, बाहर बादल है इसलिए थोड़ा सा अंधेरा है। और बाकी जो लोअर सीट में बैठा हुआ था उस पर बाकी स्टाफ लोग हैं वो आ गए, तो वो सीट भी अब चली गई है, कोई सीट खाली नहीं बची हुई, तो अब मजबूरन साइड पर सीट पे आना पड़ गया। ठीक है, मतलब अब साइड पर सीट की बात करूँ तो देखो हेड स्पेस जो है वो तो होता है, ठीक ठाक होता है, मतलब क्या बोलूँ, यहाँ पे एक विंडो देते हैं ना बढ़िया सा, एक छोटा सा एक विंडो यहाँ पे तो काम चलता है अपना आराम से। सही बात है यार, दी भी जा सकती है। थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है मुझे साइड बिल्कुल, ये तो कार पे बैठा देते हैं। अपर फिर भी ठीक है, मतलब अपर में काफ़ी स्पेस होता है, ये यहाँ स्पेस थोड़ा कम होता है। और भाई अगर बात करूँ थर्ड एसी इकनॉमी की, तो जो उसका अपर सीट होता है ना वो बहुत ही वाहियात होता है, मतलब वहाँ पे तो बिल्कुल इतना स्पेस होता है, आप ठीक से सर भी जो है वो, मतलब आप ठीक से सर भी ठीक से, मतलब आपका सर जो है वो बिल्कुल आपको झुका कैसे रखना पड़ेगा, तो वहाँ पे जिस तरह गरीब रथ में लगे हुए हैं पुरानी कोचेस में 3-3। ठीक है, बाकी पता नहीं है खाली होते लोअर सीट, लेकिन फिर भी लोअर सीट जो है वो अलाउड नहीं होती। बाकी चलो इस ट्रेन में खाने पीने का तो ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। मैंने आपको लंच दो दिखाई था, लंच तो कुछ ख़ास लगा नहीं मुझे, नॉर्मल सा था। बाकी मैंने चाउमीन जो है वो ऑर्डर कर लिया था यहाँ पे, देख के अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है। बहुत ही बढ़िया था, ये तो बढ़िया लगा मुझे। लंच जो था वो बिल्कुल बिलो एवरेज था, लेकिन चाउमीन जो है इस ट्रेन का वो बढ़िया लगा मुझे, बढ़िया बढ़िया। तो शाम के करीब 6:30 बजे का वक्त हुआ है और सनसेट जैसा कुछ देखने को मिला नहीं, ऑलरेडी सनसेट था बहुत पहले से ही, तो सनसेट दिखा नहीं पाऊँगा आज मैं आपको। बाकी जल्दी ही पहुँचेंगे हम इटारसी, अभी 1 घंटे यहाँ से लगने वाले हैं, हरदा से मेरे ख्याल से 1 घंटे और लगते हैं इटारसी। ये अब कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, और वही ऊपर बैठ जाओ तो वो सारा इस तरह लगता है पता नहीं कौन से अंधेरे में चले गए हैं।
और यहाँ पे हम ओवरटेक कर रहे हैं भूसावल कटनी एक्सप्रेस को। ये तो वेब 4 बाबा ये गाड़ी भी प्लस बहुत किया बढ़िया हुआ है। मतलब ये पहले एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसको बाद में एक्सप्रेस नाम जो है वो दे दिया गया। मैंने इस ट्रेन में ट्रैवल किया हुआ है बहुत पहले, और बिल्कुल हर जगह रुक के चलती है ट्रेन ये, और इतनी सारी ट्रेनें को ओवरटेक करती है ना। ज़रूर से मैं एक बार फिर से कभी ट्रैवल करूँगा इस ट्रेन में और आपको उसकी जर्नी जो वो दिखाऊँगा। एमपी में रेल नेटवर्क बहुत बड़ा का है। वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंचने वाला है इटारसी जंक्शन। बहुत देर से ट्रेन जो है वो होम सिग्नल पे खड़ी थी, मतलब करीब 20 मिनट से हम बाहर ही खड़े थे। चाहते तो बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच जाते हैं हम, पर काफ़ी देर से रुके हुए थे बाहर। चलो फाइनली अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म पे, तो अराइवल जो है वो देख लेते हैं। स्टेशन कोई भी देख लो और जबरदस्त यहाँ लगता है, पहुँचने का इनके जो बड़े बड़े सही लगते समय हैं। था वो था शाम के 7:25, पर ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट लेट पहुँची है। हालांकि ट्रेन पहले पहुँच जाती, बहुत देर से हम बाहर खड़े थे, पर चलो 10 मिनट की देरी जो है वो तो चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यहाँ मैंने अपने लिए डिनर जो है वो ऑर्डर किया था। पराठे जो है खाने का बड़ा मन था, तो सोचा चलो अभी शाम के वक्त में पराठे जो है वो खाता हूँ। हालांकि और बहुत ही जल्दी इसको डिपार्चर का सिग्नल मिल गया। मैं सिर्फ दही लेने गया था और इतने में डिपार्चर का सिग्नल जो है वो हो गया इसका। चलो फाइनली अपना डिपार्चर हो गया ट्रेन ही और रह गई। भाई बहुत कम देर के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकी। मुझे लगा कि आराम से 10 मिनट की ट्रेन रुकने वाली है। हालांकि शेड्यूल हॉल्ट इसका 10 मिनट का यहाँ पे है। मुझे लगा कि कम से कम 10 मिनट यहाँ हम रुकने वाले होंगे, पर बिल्कुल 2 मिनट के अंदर डिपार्चर हो गया। हालांकि 10 मिनट लेट ट्रेन पहुँची थी। दूर जाना भी नहीं चाहिए ट्रेन पर लंच के साथ अपना जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा बिल्कुल नहीं था, और कोई रिस्क लेने का मन नहीं था, इसलिए मैंने अपना डिनर यहीं से ऑर्डर कर लिया था। हालांकि ये सिर्फ सादे पराठे और दही है और यही खाने का मन था आज। तो चलो, तो ये पनीर के पराठे जो वो मैंने मंगाए हुए थे, ठीक है, अफोर्डेबल था। बहुत ही उम्दा टेस्ट है। तो इटारसी से निकलने के बाद ना नर्मदा माता जो है वो आती है, लेकिन इतनी रात में आपको कैसे दिखाऊंगा वो देखता हूँ मैं। चलिए आप फिलहाल यकीन करें, मैं 2-3 मिनट पहले पूछते ही रह रेलवे गया। स्टेशन। ये एमपी से तो गुजरे हैं, लेकिन नर्मदा नहीं आया। एक तरफ गुजरात में तो वो पड़ता है ना, भरूच के पास। रेलवे स्टेशन है ये तो हबीबगंज को रानी कमलापति बनाया, तो स्मार्ट बना दिया। से अराइवल दिखा दूँ आपको। मेरे ख्याल से वो रेवांचल एक्सप्रेस है, और देखो बिल्कुल जनरल क्लास में जैसे ही खुला गेट वैसे ही लोग कैसे भाग रहे हैं। हालांकि इसमें आराम सीट मिल जाती है, लेकिन फिर भी लोग किस तरीके से किस तरह से धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुस रहे हैं। सीट्स मिल जाती है, बहुत सीट्स खाली होती है इसमें, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। रात के 8:50 का वक्त हो गया है। मोस्टली होता है कि जितने भी प्रीमियम ट्रेन्स होती हैं, अच्छी ट्रेन्स होती हैं, मतलब अच्छी क्या, मतलब सभी अच्छी ट्रेन्स हैं, लेकिन कुछ ट्रेन्स होती हैं जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को स्किप करती हैं। और बहुत टाइम बाद हुआ है ऐसा कि कोई ट्रेन यहाँ पे रुकी है और यहाँ पे हॉल्ट ली है, तो बहुत टाइम बाद मैं इस स्टेशन पे कदम रख रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और क्या खूबसूरत, क्या बढ़िया रेलवे स्टेशन है यार, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन यही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन था। हालांकि इसका उस टाइम पे नाम हबीबगंज था। इसको बड़ा कमाल का बनाया है। इसके साथ गांधीनगर का एक रेलवे स्टेशन गुजरात में, वो स्मार्ट हो चुका है। और एक और भी मेरे जहन में आ रहा है,
पुरानी कमलापति के बाद सीता जेन से भोपाल अराइवल होने वाला है और बहुत लोगों ने यहीं पे ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया है। मतलब ये कि अब भोपाल जंक्शन पे काफ़ी लोग जो है वो ऑन बोर्ड होने वाले इस ट्रेन में। सीट्स जो हैं वो थोड़ी बहुत खाली तो दिख रही हैं, लेकिन सभी जो सीट्स हैं वो भरने वाली है वहाँ पे। तो ये भी भोपाल से मिले का ही है। बस ये सफ़र यहीं तक का था, लेकिन चलो ठीक है। मतलब रात के 9:30 बजे तक अगर मुझे लोअर बर्थ मिल जाती है, आराम से मैं रात में आके सो सकता हूँ। सिर्फ सोना ही तो रात में, तो वो आराम से मैं सो सकता हूँ। 1, 2, 5, 3, 4 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस लखनऊ पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया वीरांगना लक्ष्मी झांसी कानपुर सेंट्रल हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये देखो काफ़ी लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हो रहे हैं अभी। मतलब भैया सीट अच्छा, तो गई कानपुर अभी, भी जाएगी ये। लेकिन मैंने ऑनलाइन चार्ट में देखा था कि A2 में भी कुछ सीट्स जो है वो खाली थी। मतलब 2 साइड लोअर जो है वो खाली दिख रही मुझे, और इस कोच में भी एक लोअर बर्थ जो है वो खाली है। वो कब तक खाली रहती है पता नहीं, क्योंकि देखो अब इसके बाद सीधा ट्रेन का हॉल्ट जो है वो ललितपुर होने वाला है और ललितपुर के बाद झांसी होने वाला है। तो हो सकता है कि अगर झांसी में या फिर ललितपुर में किसी ने करंट में टिकट बुक की तो वो सारी सीट जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी, और अगर नहीं की तो फिर तो रहने वाली हैं। खैर भोपाल पहुंचते पहुंचते हमने करीब 840 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली है। सुबह करीब 8:30 नहीं, ऑलमोस्ट 9 बज गया था मैं निकलते वहाँ से। तो ऑलमोस्ट 9 बजे हम निकले और यहाँ पे 9 बजे हम यहाँ पहुँचे। तो ऑलमोस्ट 12 घंटे में 840 किलोमीटर की जर्नी जो हमने पूरी की है। नॉट बैड, ठीक है, बढ़िया है। उस सेक्शन पे थोड़ा स्पीड कम रहती है, लेकिन यहाँ से हालांकि यहाँ से नहीं बल्कि इससे पहले से भी गाड़ी 130 चल रही थी, लेकिन अब यहाँ से भी गाड़ी जो है वो फुल 130 चलने वाली है झांसी तक। उसके बाद जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, वापस फिर से 110 की हो जाएगी। और हमारी ट्रेन का डिपार्चर अभी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ट्रेन यहीं पे रुकी हुई है। और इसका कारण ये है कि अहमदाबाद गोरखपुर साबरमती एक्सप्रेस जो है वो जस्ट अभी निकली है, और इसीलिए हमारी ट्रेन को फ़िलहाल रोका गया है। और एक बात ये भी है, और इससे ये भी तय होता है कि आगे चल के हम उस ट्रेन को ओवरटेक करने वाले हैं। चलिए, हमें डिपार्चर का संकेत तो मिल चुका है। अब देखने वाली बात ये है अहमदाबाद गोरखपुर को हम कहाँ पे ओवरटेक करते हैं। कभी ये भोपाल जो है वो अलग रियासत हुआ करती जो थी। बुक कर दी, चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक दिया गया। अब ये देखो अब वापस साबित से करना फिर से पड़ेगा प्रेशर जो है वो जेन्युइन बनेगा थी। और फिर ट्रेन यहाँ से निकलेगी। तो बहुत समय व्यर्थ होता है अगर चेन पुलिंग होता है तो। जस्ट अभी ट्रेन भोपाल से निकली थी, आप देखो पीछे स्टेशन आप देख सकते हो। तो फिलहाल पहुँचने वाले हैं विदिशा, और यहीं पे ओवरटेक होगा अहमदाबाद गोरखपुर साबरमती एक्सप्रेस का। बहुत देर से वो ट्रोल कर रही थी। चलो ये ओवरटेक जो है वो लेते हैं। ट्रेन बिल्कुल अच्छी रफ्तार में चल रही थी, 120 130 कंटिन्यूस चल रही थी। अभी जस्ट हमने ओवरटेक किया साबरमती को, और उसके बाद फिर से चेन पुलिंग हो गई। फिर से ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोक दिया गया यहाँ पे। ये क्या मजाक चल रहा है। मतलब ये तो बहुत अजीब चीज़ होगी कि 2 बार भोपाल से यहाँ तक में 2 बार इसकी चेन पुलिंग कर दी गई है। तो क्या बढ़िया ओवरटेक देखने को मिला हमें अहमदाबाद गोरखपुर साबरमती एक्सप्रेस का। और फिलहाल रात के करीब 10:30 बजने का वक्त हुआ, और अभी हमारी ट्रेन जो है वो बीना जंक्शन को स्किप करने वाली है। अब बीना जंक्शन का स्किप जो है वो मैं आपको दिखाने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। और अब ना सोच रहा हूँ कि रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे नींद खुली। उसके बाद से फिर स्टेशन आया, स्टेशन आकर के कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग जो वो चल रही है रात के 10 बजे तक। बीच में सोया भी नहीं मैं, मतलब ऐसे ही बस बैठा रहा, हल्का सा पावर नैप लिया, पर ठीक से नींद जो है वो नहीं हुई। और अभी ना थोड़ा सोने की, थोड़ा नींद की बहुत आवश्यकता है फ़िलहाल। तो
तो अभी करता हूँ रेस्ट। और फ़िलहाल तक तो इस ट्रेन ने बहुत कमाल किया, बहुत बढ़िया ट्रेन आई है अभी देखो। और देखते हैं कि सुबह हमारी ट्रेन कब लखनऊ पहुँचती है, कितना लेट पहुँचती है, वो देखने वाली बात होगी। अभी सिर्फ 10 से 15 मिनट के डिले के साथ ट्रेन चल रही है। फ़िलहाल अभी करते हैं रेस्ट और सीधा मिलते हैं सुबह फिर। तो सुबह जब नींद खुलती है तो ट्रेन लखनऊ ऑलमोस्ट पहुंचने वाली थी। मानक नगर स्टेशन क्रॉस हो रहा था और क्या टाइमिंग हुई है। ऊपर से कोई तो ट्रेन गुजर रही थी WJ9 के साथ। अब ये कौन सी ट्रेन है ये देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर हल्का जूम करने के बाद समझ में आया कि शायद से ये बनारस देहरादून एक्सप्रेस लग रही है मुझे। बैग 9 के पीछे LHB के कोचेज लगे हैं। तो चलिए, अपने निर्धारित समय से करीब 50 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन फाइनली पहुंच रही है लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था सुबह के 7:10 का, पर हमारी ट्रेन यहाँ पे करीब 8 बजे पहुँच रही है। बाकी चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बताइएगा, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा इस ब्लॉग का वो भी ज़रूर से आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। और मिलते हैं आपसे एक नए किसी एक्साइटिंग ब्लॉग में। फ़िलहाल तो पुष्पक एक्सप्रेस की जर्नी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या बात है जी, बहुत ही अच्छा। और संदीप भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो के बिल्कुल इब्तदा में ही इस लफ्ज़ को दुरुस्त कर दिया। पुष्पक है ना कि पुष्पाक, लेकिन वो चूँकि स्पेलिंग पढ़ने में थोड़ा सा और था, लेकिन चलें बहरहाल कोई नहीं, स्पेलिंग अपनी जगह सही। और लखनऊ मुंबई के बीच चलने वाली ये शानदार ट्रेन अपनी जगह सही। और इस सफ़र की सबसे शानदार बात ये थी कि संदीप भाई ने इसको CMST से शुरू किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा शानदार बात यह थी कि सुबह 8:30-9 बजे के करीब इस ट्रेन का आगाज़ किया गया, ताकि जो पूरा दिन रोशनी में देखने को मिले। अगर ये शायद लखनऊ से निकलती तो शायद मुमकिन है कि हमें इतने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे महाराष्ट्र के और MP के ना देखने को मिलते। लेकिन ज़बरदस्त ट्रेन है, और मैंने सत्या भाई से और संदीप भाई से इस ट्रेन का बहुत नाम सुना था। लेकिन संदीप भाई को एक प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी थी कि उनकी मतलूबा सीट नहीं मिली थी, और किसी दूसरों की सीटों पे बैठ के इन्होंने सफ़र का एक बड़ा हिस्सा काटा, और वो इस चीज़ से काफ़ी निराश भी दिखाई दे रहे थे। बाकी अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात की जाए तो संदीप भाई कह रहे थे कि ये मुंबई से लखनऊ के बीच सबसे तेज़ तरीन कनेक्टिविटी है, और 22 घंटे 45 मिनट का वक्त लेती है, और कोई भी दूसरी ऐसी ट्रेन नहीं है जो इस वक्त में पहुँच सकती हो। एक बता रहे थे सुल्तानपुर से इधर LTT की, वो भी इसके आसपास टाइम लेती है, लेकिन ये उससे भी कुछ कम है। बाकी एक प्योरिटी वाली ट्रेन लग रही थी, और जब सुबह सुबह मुंबई से निकली CMST से तो क्या ही कमाल के नज़ारे देखने को मेरे थे। बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग हो रही थी ट्रेनों की, जिसकी वजह से ना मुझे मथुरा दिल्ली की लाइन याद आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी जब आप सुबह सुबह निकलते हो तो दिल्ली मथुरा लाइन भी एक बहुत ही मसरूफ़ तरीन लाइन मानी जाती है। तो यही नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिला था। बाकी कल्याण से एक लाइन पुणे की तरफ हो गई, और ये निकल गए मनमाड, भुसावल, भोपाल, और आगे इसके बाद ललितपुर, और फिर आगे झांसी, और उसके बाद शायद बताया तो नहीं, वो तो संदीप भाई तो सोने चले गए थे, लेकिन अनाउंसमेंट में पता लगा कि कानपुर से भी ये जाएगी लखनऊ की तरफ। तो ये काफ़ी सारा रूट जो झांसी तक या शायद इससे भी आगे तक जो रूट है वो तो दिल्ली वाला रूट ही पड़ जाता है, और सफ़र भी शायद कोई इसके ज़्यादा आसपास ही हो, या शायद दिल्ली जो है वो थोड़ा सा करीब पड़ता हो। बहरहाल इतनी मेरी मालूमात नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये झांसी से आगे तक तो बिल्कुल ही तोड़ मुंबई तक बिल्कुल सारा एक ही रास्ता है। और भुसावल के जो हैं वो केले भी देखने को मिले थे, और इस इलाके को मशहूरी है कि जिस बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इधर ऊपर कोंकण में रत्नागिरी वाली साइड पे होपोस आम जो हैं, जो बड़े कीमती आम माने जाते हैं इंडिया में, वो इसकी पहचान है। बाकी ट्रेन के खाने के हवाले से संदीप भाई जो इतने ज़्यादा मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने भुसावल में अपने लिए जो डिनर मंगवाया वो वहाँ के मुकामी होटल से मंगवा लिया। और अगर इसके फ़र्स्ट AC में सफ़र करते हैं तो शायद जो है वो संदीप भाई को ज़्यादा ज़रा रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि अकेले सफ़र कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि यहाँ इस ट्रेन के बारे में मशहूर है कि इसमें चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जब वो जिस भी स्टेशन पे उतरते थे तो अपना बैग उन्हें साथ ले जाना उनकी मजबूरी होता था। तो संदीप भाई ने तो ऐसा सफ़र काटा कि कोई सीट इनके लिए मुख्तस नहीं थी, कभी इधर बैठ गया कभी उधर बैठ गया, तो इस तरह उन्होंने वक्त काटा। कुछ अकेले भी थे, ये 3-4 लोग होते तो शायद जो है वो ज़्यादा सफ़र शानदार होता। लेकिन ट्रेन अच्छी थी, और जो ही मैंने देखा कि ये पुष्पक एक्सप्रेस है और संदीप भाई इसकी जर्नी ले आए हैं, तो फिर मैंने बिला ताख़ीर इस वीडियो का इंतखाब कर लिया। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे ये ट्रेन देख के अच्छी लगी, क्योंकि इसको देखने के लिए मैं अच्छा खासा एक्साइटेड भी था। बाकी किराया फ़ासला उन्होंने पूरा तो नहीं बताया, ना ही फेयर उन्होंने बताया, लेकिन ये बता रहे थे कि रानी कमलापति भोपाल आने तक वो 12 घंटों में 800 किलोमीटर का फ़ासला तय कर चुके थे।
बाकी एक अच्छा सफ़र था। और अकेले होने की वजह से फिर वो जो एक टीम वर्क, एक टीम में मज़ा आता है वो फिर अकेले में तो नहीं आता। लेकिन संदीप भाई के साथ ये पुष्पक एक्सप्रेस से मुंबई CMST से लखनऊ के बीच देख के अच्छा लगा। आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं।